day 2 is all about restoration. Day 1 was all about wildlife, you all already saw yesterday. And so we wanted to start, हम ये सेशन शुरू करना चाह रहे हैं कि restoration जहाँ पे हम हैं, much like जैसे हमने day 1 भी शुरू किया था कि यहाँ पे क्यों हैं, कहाँ में क्यों हैं. तो पहले कुछ तो ऐसे stories हैं. विद्या, they are from where? विद्या, कहाँ से हैं वो stories? They are coming from the central landscape, and they are people from the ground. So you will hear voices of people from the ground, and they are right here currently with us. But before that, I'm going to show you a short kind of film of a little bit of restoration work that we've done in Panna, and how it is actually embedded within the entire conservation project that we are running in a particular landscape. So restoration is only a small bit of the entire work that we're doing. It's not a mass restoration that we're trying to reclaim or degraded land, but it's a very small piece of land that we're trying to work with, and that's actually a starting of a corridor in Panna. So without wasting much time, I'll play the video and we'll follow it. Department implemented an afforestation and plantation project to regenerate the degraded forest area near Panna Tiger Reserve. This is resulting in the restoration of forest corridors and increasing biodiversity. पन्ना एक अचीवमेंट की तरफ जा रहा है जिस पे वर्ल्ड का फर्स्ट टाइगर इंट्रोडक्शन हुआ है, और उस पे ये अब चीज़ की ज़रूरत है कि एक जो यहाँ की मेगा पॉपुलेशन है वो इस पार्क से दूसरे पार्क भी डिस्पर्स करे, और उसके लिए जो यहाँ के वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हैं वो स्ट्रेंथन उनका होना चाहिए. तो उसी को एक ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया था, जिस पे ये कहा गया कि जो भी हमारा जो खासकर हमने पन्ना और रानीपुर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और इस पे ये है कि इस कॉरिडोर में जो भी वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी है इनको हम लोग कंजर्व कर रहे हैं. डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, इसमें फॉरेस्टेशन करना है. एक पर्टिकुलर एरिया में जिस पे लगभग 100 हेक्टेयर का एरिया है, इस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ की लोकल कम्युनिटी को साथ में लेके हमने एफॉरेस्टेशन प्लांटेशन का काम शुरू किया है. चूँकि बायोडाइवर्सिटी और इसको देखते हुए हम LWF और ACB के जो प्रोजेक्ट्स है उसके तहत हम लोगों ने 2000 अलग अलग किस्म के पेड़ भी लगवाए, जिसमें आंवला मेजर है, महुआ है, अचार है, बहेरा है, और भी कई प्रकार के नीम है और अर्जुना है, जामुन है. इस तरह के अलग अलग पेड़ों को हम लोगों ने यहाँ प्लांट किया ताकि इस पर्टिकुलर एरिया का जो बायोडाइवर्सिटी है वो बनी रहे. जब तक हमारे कम्युनिटी एनवायरनमेंट नहीं रहता है तब तक हमारा ये सोचना है कि वो सस्टेन नहीं कर पाता है. और इस प्रोजेक्ट की खूबी ये रही है कि हमें हर स्टेज पे जो लोकल कम्युनिटीज़ का उनका हमें सपोर्ट मिला है. मेरे पास कोई रोजगार नहीं था तो मैं जंगल में लकड़ी काटता, उसी से मैं अपना गुजारा करता. फिर मैंने देखा कि मेरे को इसमें कोई लाभ या कोई वो नहीं हो रहा, मैंने लकड़ी काटना बंद किया. उसकी देख रेख भी कर रहा हूँ. अब इसमें अपने पौधा लगे हैं तो पौधा की देख रेख करते पेड़ लगे जो मवेशी निकालते जो बच्चे तो उसको निकाल के और अपनी देख रेख करते हैं. शाम पे भी, दोपहर पे भी, सवेरे भी. जो और पुराने पेड़ हैं पहले से भी तो उनकी भी देख रेख करते हैं. जो लोग बात काटते थे तो उनको भी काटते और उनको भी नहीं अंदर आने देते. कि जो एक ग्रेजिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको कैसे हम लोग अंडरकम करें और उसको कैसे सॉल्व करें, उसके लिए हम लोग कम्युनिटी फॉर लैंड बनाए हैं, जिसमें स्थानीय किसान इसमें चारा उत्पादन करके स्थानीय जो पशुपालक हैं उन तक उपलब्ध करा रहे हैं. तो जंगल जाती है, जंगल में अपनी नस्काने तू टाइगर पकड़ ले या कोई लड़ाई नहीं काट खाए लड़ाई काट दो पकड़ लिया खत्म हो गई राखे कम रहा है खाए देती रहे उतर आ गए. तो 300 बोला 200 रुपया क्या 200 रुपये खाली 5 रुपये ले लेना दीदी 300 रुपये के जंगल में अच्छे से चोरी में ये लाइन. गर्मी में काम शुरू किया था, मार्च से शुरू किया था,
मार्च अप्रैल मई इसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है पन्ना में, अब 48 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। क्योंकि अब अपना बॉर्डर लैंड डेवलपमेंट जब हमारा हुआ तो उसमें स्टोन वॉल भी बनाएगी पत्थरों से। इसके अलावा जब वो बन गया, पूरा फेंस हो गया, तो अब उसके बड़े अच्छे नतीजे आने लगे। एक तरफ टेरिटोरियल फॉरेस्ट है, दूसरी तरफ बफर जोन है, उनके बीच में एक जो कॉरिडोर कनेक्टिविटी थी वो भी ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये बॉर्डर लैंड बनने से वहाँ फिर से बायोडाइवर्सिटी आने लगी हैं, अलग अलग चिड़ियाँ दिखेंगी आपको, फॉरेस्ट लैंड के आसपास वाइल्ड लाइफ का भी प्रेजेंस दिखेगा। 5 लीटर दूध चलाते रहते खर्चा, ये भी खाते रहते, हम उनकी सेवा करें तो हमें खवा दें। So, with this little background, I think we should start with today's session right away. So, the topic for today is more to do with restoration. Not have people with us right here. So, आइए आज के मेहमान जो हैं प्लीज मंच पे आइए। आइए पिंटू जी, आइए प्रशांत। मैं कान्हा का जो खटिया गेट है उससे 7 किलोमीटर पहले मेरा एक गांव है छोटा सा जिसका नाम राता है। वही गांव मेरी कर्मभूमि है, वहीं पे मेरा जन्म हुआ है और आगे का जो जीवन का जो भी संघर्ष है मैं वहीं से कर रहा हूँ। आज से करीब 17 साल के लगभग हुए मेरे को इस नर्सरी के क्षेत्र पे आए हुए। तो शुरुआती दौर पे जो है पौधे उगाना ये मेरा शौक था। तो एक कहना चाहिए थोड़ा छोटी मात्रा में मैं पौधा उगाया करता था। कुछ लोगों को फ्री गिफ्ट करता था, कुछ खुद लगाता था। इस तरीके से मेरा कुछ 1-2 साल का वक्त गुजरा। फिर मेरा इंटरेस्ट और इस क्षेत्र पे बढ़ा और फिर मैं पौधों का एक प्रॉपर नर्सरी तैयार किया जिससे मेरे को कुछ आमदनी भी होने लगी। और अब चूंकि नर्सरी का क्षेत्र और प्लांटेशन को लेकर लोगों में अभी इतनी जागरूकता नहीं आई थी, इसलिए मुझे कुछ आर्थिक संघर्ष भी करना पड़ा। मन मेरा टूटने लगा। फिर इसी बीच में हमारे यहाँ पे एक संस्था काम करती थी FPS करके, उन्होंने मुझसे संपर्क हुआ मेरा। फिर कुछ समय तक मेरे तैयार किए हुए पौधे वो FPS उठाने लगे। तो उस समय जो मेरे पौधे हुआ करते थे वो पौधे हुआ करते थे एग्रो फॉरेस्ट्री से, फलदार पौधे हुए करते थे। बस मेरा जो फोकस था इसी पे था। फिर और कुछ समय बीता और इसके बाद में एक फॉरेस्ट इको सर्विस करके कंपनी है जिसके फाउंडर डायरेक्टर सुधीर शर्मा है, उनसे संपर्क हुआ। वो जो है नेटिव स्पीसीज पे काम करते हैं, वो प्लांटेशन का काम करते हैं, जापानी टेक्निक की टेक्निक पे वो काम करते हैं। वो मेरे को बहुत पसंद आई और मेरा पूरा जो इस क्षेत्र में मेरा मन था कि मेरे को पौधे उगाना है, तो वो मेरा सीधे मन जो है वो डाइवर्ट हुआ नेटिव स्पीसीज की तरफ। तो अब धीरे धीरे काम को बढ़ाते हुए आज मेरे पास में लगभग 150 नेटिव स्पीसीज हैं, 150 प्लस। बहुत सी स्पीसीज ऐसी हैं जो या तो लुप्त होने की कगार पे हैं या आगे जीने के लिए वो संघर्ष कर रही हैं। तो ऐसी बहुत सी स्पीसीज हैं जिन पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है कि इनको ज़्यादा तैयार किया जाए, ज़्यादा लगाया जाए। अब इसी कड़ी में आज जो है मेरी छोटी सी नर्सरी है, करीब 4.5 एकड़ का मेरा एरिया है और लगभग 3 लाख पौधों का स्टॉक मेरे पास में रहता है। तो अब देखा जाए तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज पूरे भारतवर्ष में नेटिव स्पीसीज की नर्सरी के रूप में मेरे को बहुत बड़ी पहचान मिल चुकी है। मैक्सिमम लोग जो है नेटिव स्पीसीज के लिए सबसे बेस्ट नर्सरी मेरी नर्सरी को मानते हैं।
तो अब नेटिव स्पीसीज पे काम करते करते अब मेरे को थोड़ी थोड़ी पहचान मिलने लगी। तो लोग जो है बहुत से प्रदेश जैसा दिल्ली हुआ, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अपना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सभी जगह मेरी नर्सरी से पौधे पैकेज में ट्रकों में लोड होकर के और जाते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि लोग नेटिव स्पीसीज की तरफ अपना जो है योगदान, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हर चीज अपना जो भी जर्नी है आप बता सकते हो। 14 में विस्थापित हुआ था, तो रिसेंटली अभी जब विस्थापित हुआ तो जो डिपार्टमेंट का विजन था उन चीज़ों को लेकर के जो उनको पैसा दिया गया है, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो उनका जो इमेजिनेशन था जो आज की जो सिचुएशन है टोटली अपोजिट है। तो उनको एक अमाउंट दिया गया था जिससे वो अपनी जो लाइफ को बेहतर कर सके, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। तो उसमें ना तो डिपार्टमेंट की गलती है, ना आप डायरेक्टली विलेजर्स को ब्लेम कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने एक अमाउंट दिया ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से बढ़ा सकें। और दूसरा क्या है कि फिर जो आपके जो विलेजर्स थे, ज़्यादातर आपके जो पैगा बोल जो जनजाति थे, उन्होंने कभी 10,000 से ऊपर पैसे देखे नहीं, उनको मिल गया 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए मिले तो उनको यूज कैसे करना है उन लोग को नहीं समझ में आएगा। और रिसेंटली उस टाइम हुआ कि जैसे आपके गाँव खुलने की खबर आसपास फैली, सबको पता चल गया इन लोगों के पास पैसे। तो हुआ ये कि जो अब क्योंकि एक तो मैंडेटरी आपको नेसेसरी थी कि आपको खेती की जमीन लेना, क्योंकि आप खेती से ही हाँ, तो खेती की जमीन आप सबको लेना है। तो गवर्नमेंट है कुछ आपके सेटअप भी कुछ इसी तरह के, आप यदि आप 10 लाख में भी आप जमीन लेते हैं तो आपको एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा एसडीएम को, तब जाके आपके पैसे निकलेंगे। तो जैसे लोगों को पता चला कि इनको जमीन की जरूरत है, तो जो रेट है उनकी वो रात रात दुगनी हो गई। तो आपकी जो जमीन 80,000 रुपये एकड़, तो आई थिंक एसटी में मेरे ख्याल से इसका मैक्सिमम है कि लाख 1.5 लाख रुपए एकड़ आपको गाँव में मिल जाता है, वो 3 लाख 4 लाख रुपए। तो दूसरा फिर ये रहा कि फिर एजेंट लग गए तो उनमें काफी लूटा। फिर लोगों को फिर इतने पैसे मिल गए, उन्होंने जो शौक कभी किए नहीं थे, जो उनके रेंज से बाहर थे, वो शौक पूरे करने लगे। जैसे बाइक लेके आ जाना हो गया, फिर कार लेके आ जाना हो गया। तो बाइक चलाते आती नहीं, पर वो लेके आ गए थे। और बहुत से ऐसे केसेस हुए कि बाइक चलाते नहीं आ रहे थे, एक्सीडेंट होकर के मर गए। और फिर यदि मान लो उस गाड़ी में भी आपने मान लो गिर गया 1-2 बार, तो ये गाड़ी असू गई, दूसरी गाड़ी उठा के ला लेते, क्योंकि उनके पास पैसे थे, तो वो दूसरी गाड़ी उठा के ला लेते। तो उनका जो यूज करना था पैसों का सही, और वो नहीं कर पाए। पर गलती इनकी भी नहीं, उनको नहीं कोई ऐसा डिपार्टमेंट से कुछ एक ऐसा सेशन हो जाता कि आपको यूज कैसा करना है। क्योंकि वो सप्ताह में यदि आप हमारा जंगल का झोला रहती है, आप कोई गए होंगे, आई थिंक मैम जा चुकी, तो एकदम वो जंगल के बीच में पहाड़ी, उसमें एक ऐसा गड्ढा जैसा होता है ना, वहाँ पे बहुत सुंदर गाँव था, बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ से वो हम मंगलवार के दिन मंडई, यहाँ पे एक एरिया है तो वहाँ पे बाजार लगता है, तो मान लो मंगलवार के दिन हम लोग पहाड़ी से नीचे उतर के आते थे। तो रोड तो बाद में बनी, वरना हम पहाड़ी के बीच से उतर के आते थे। बाद में फिर बफर वालों ने रोड दिया तो फिर उसका यूज करते थे। तो उनको नहीं पता था कि आपका यूज कैसा करना उन पैसों के। तो फिर वहाँ पे ये सब सारी चीजें हुई। और आई थिंक जितना 90% जो पॉपुलेशन है जो गाँव की, वो स्टेबल अब नहीं। उनके पास पहले जो लाइवलीहुड था, आज वो मेरे ख्याल से मैं बोल सकता हूँ कि उनसे नीचे भी, जैसा उनके लिविंग स्टैंडर्ड से नीचे वो जी रहे हैं। और बहुत से लोग लुटे भी हैं और पैसे का मिसयूज काफी हुआ है। तो ना तो आप उसमें डिपार्टमेंट को मैं ब्लेम करना चाह रहा हूँ, ना ही विलेजर्स को, लेकिन एक बीच का एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें लोगों को बताए एक्चुअली कि वो पैसे का यूज कैसे करना है। क्योंकि 10 लाख आप बहुत बड़ी रकम उनके हिसाब से भी और सभी लोगों के हिसाब से काफी बड़ा है, तो उसका यूज कैसा करना है। आई थिंक अगर वो एक सेशन के द्वारा आगे जो गांव, हमारा गांव तो लिए आगे जो गांव अभी होने वाले हैं, तो उसके लिए हो सके तो बेहतर है, कम से कम वो गलती वो ना करें जो हमारे गांव वालों ने किया है। तो थैंक यू। आपने जो एक चीज बोली उसके बारे में हम वापस आएंगे, या तो जहाँ या तो बाबा कभी भी आपसे मिलकर बात करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन हर एक सेशन में आ जाता है कि नियम है अपने पास सारे घर के, रकम भी अच्छी है, मगर उसका करना क्या होता है और क्या हो जाता है वो अलग चीज हो जाती है। तो उस बारे में बहुत लोग यहाँ पे जो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और 2014 से लेके अभी तक इसी मातृभूमि में
मैं लोगों के साथ, समुदाय के साथ भी जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूँ। तो 3 लाइन बस मैं अपना रखना चाहूँगा। जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरियसी, मदर एंड मदरलैंड सुपीरियर पैराडाइज, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि लगभग 31 वर्ष का उम्र है मेरा, और 8 सालों से मैं अपने ही लोगों के बीच में जमीन पे जुड़कर काम कर रहा हूँ, और इसमें संस्थाओं ने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वर्तमान समय में अर्थ फोकस फाउंडेशन कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन के आसपास और कोर जोन के आसपास जो है समुदाय के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, और उन समुदाय के साथ में काम कर रहे हैं जिनको 92 के आसपास एक जगह मिला, एक गांव मिला। 92 के पहले वो 70 के आसपास कान्हा नेशनल पार्क में ही निवासरत थे, और जब उनके बीच में जाते हैं हम लोग तो एक दुखद कहानी सुनने को मिलती है, जिसको सुन करके ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका हृदय जो है कांप ना जाए। उनका पीड़ा सुन के, उनका दर्द सुन के ऐसा कोई भी व्यक्ति ना होगा जिसके मन में ठेस ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे। तो ऐसी कहानियों के बीच में हम लोग जो है, हमें काम करने का अवसर मिला है। और अभी वर्तमान समय में मैं अपने काम को ही बताना चाहूँगा। मैं चिचरामपुर करके एक गांव है यहाँ से 7 किलोमीटर दूर, और वहाँ पे हमने अपना जो है एक यात्रा की शुरुआत किया, और वहाँ पे 32 बैगा परिवार जो है निवासरत हैं। 2 साल पहले हमने जब काम करना शुरुआत किया तो हमने देखा कि जब हम उस गांव में जा रहे थे तो लोग वहाँ से दूसरे तरफ जा रहे थे। दूसरे तरफ का बोलने का मेरा आशय यह है कि वो लोग पलायन करके और महाराष्ट्र और तेलंगाना की ओर जो है कुछ पैसे कमाने के लिए वो लोग जा रहे थे। तो हम लोगों के मन में भी कुछ प्रश्न होता था। हम लोग खड़े होकर उनसे पूछते थे कि भाई आप लोग अपना गांव छोड़ के क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। तो उनका भी जवाब आता था कि भाई हमारे पास में अभी कमाने के लिए साधन नहीं है, पैसों की जरूरत है हमको, और ऐसे यहाँ पे माहौल नहीं है जिससे हमको रोजी रोटी की व्यवस्था मिल पाए। हम लोग गांव में प्रवेश जब किए तो वहाँ पे मात्र 3 परिवार जो है निवासरत थे, बाकी 32 में से सभी परिवार जो है लगभग महाराष्ट्र और तेलंगाना के आसपास पलायन कर रहे थे। एक ही फसल होता है वहाँ, धान का फसल। धान का फसल करने के बाद वो लोग दिसंबर से लेके होली तक का जो समय होता है वहाँ वो लोग पलायन करने निकल जाते हैं। धीरे धीरे चुनौतियां थी, हमने लोगों से बातचीत करना शुरू किया, और 1.5 एकड़ के आसपास में हमने कुछ काम शुरू किया। वहाँ पे चरण सिंह सरदार करके एक बैगा जो है पुरुष हैं, और वो वहाँ पे हमने काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे हम उनको कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार से हम जो है हम क्या काम करें, हमें खुद पता नहीं था। बहुत सारी चुनौतियां हमारे बीच में थी, तो हम लोगों से ही थोड़ा समझने की कोशिश की कि आपको किस प्रकार का रोजगार जो है दिलाया जाए, किस प्रकार का काम आपके गांव में किया जाए जिससे कि आपको रोजगार मिले। दादा ने बताया कि हमारे पास जमीन तो है, लेकिन हम कैसे करें हमें भी खुद पता नहीं। कुछ लोगों को हमने देखा कि वहाँ कोरजोन के आसपास बांस काटने जा रहे थे, कुछ लोग माहौल पत्ता के लिए जा रहे थे। तो थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि इनकी डिपेंडेंसी जो है अपनी जमीन से ज़्यादा भी फॉरेस्ट पर है। कोरजोन में जाना आप सभी लोग जानते हैं कि अलाउ है या नहीं है, क्या चीज़ होती होगी वहाँ जाने से, कैसे तकलीफ होता होगा, या तो जंगली जानवरों से या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो इस प्रकार के कठिनाइयों के बीच में भी वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो एक चुनौती भरा जीवन यापन उनका हो रहा है। धीरे धीरे हमने काम स्टार्ट किया, और फिर मैं शॉर्ट में ही बताना चाहूँगा, वहाँ पे हमने कुछ प्लांटेशन की एक्टिविटी, नेटिव जो उनका क्रॉप्स है उसको फिर से रिस्टोर करना, कोदो कुट की जर्नी, बढ़िया तुअल, ये सारे चीज़ों को। और हमने 36 एकड़ जमीन पे 16 परिवार के 36 एकड़ जमीन पे वहाँ पे हमने काम करना स्टार्ट किया। और वर्तमान समय पे हमने 9,500 पेड़ जो है हर किसान के 1 एकड़ जमीन पे वहाँ पे ग्राफ्टेड आम के पौधे लगे हुए हैं, और हर एकड़ पे आपको बांस के पौधे वहाँ पे मिलेंगे। और उन पौधों के बीच में भी हमने नेटिव पौधे जैसे आंवले हो गए, हर्रा, बहेरा, महुआ, ये सारा चीज़ भी हमने वहाँ पे लगा के रखा है।
अब थोड़ा चुनौती ये था कि हम लोगों को मना नहीं पा रहे थे कि हम कैसे उनकी जमीन पे पेड़ पौधे और रेस्टोरेशन का काम कर पाए। तो इसके लिए हमने थोड़ा गवर्नमेंट का मदद लिया और गवर्नमेंट की जो स्कीम है मनरेगा की, हॉर्टिकल्चर की स्कीम, एग्रीकल्चर की स्कीम, इनसे हमने थोड़ा सहयोग लिया और फिर हमने 3 टर्म में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अपने प्रोजेक्ट को सेटअप किया। और इसके बाद में हमने जो शॉर्ट टर्म था, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में कैसे लोगों को आमदनी मिल सके, तो हमने सबसे पहले मनरेगा की जो स्कीम थी प्लांटेशन मनरेगा और हॉर्टिकल्चर की, उसमें 377 मेंडेज का हमने उनको रोजगार दिलाया और लोग अपने ही जमीन पे 100 आम के पौधे लगा के और हर दिन वहाँ रोजगार प्राप्त करता है। एक आम का पौधा में वो पानी सिंचाई करता है, वहाँ पे वो मल्चिंग करेगा, उसकी साफ सफाई करेगा। बांस के जो पौधे हैं उसको हमने बम्बू मिशन से लिंक किया हुआ है और बाकी वहाँ पे जो जमीन है उस पे कोदो कुटकी की खेती करते हैं। इस वर्ष, पिछले वर्ष जब हमने एक सर्वे किया, बेसलाइन सर्वे, तो पिछले वर्ष जो है 3 परिवार केवल रुके थे। इस वर्ष 5 परिवार केवल बाहर गए हैं किसी कारणवश और बाकी सभी परिवार गाँव में अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। जितने भी संस्थाएं हैं आप सोच सकते हैं उस बारे में कि कैसे, तो आप उनको बता सकते हैं कि वो लिंक्स आपने कैसे बनाया और कौन सी स्कीम कहाँ अप्लाई करती है। और जो तीसरी चीज आपने बोली है वो है प्राइवेट लैंड। ये नहीं कि मतलब हर बार कॉमन सेंस सोचना है, प्राइवेट लैंड भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ के रेस्टोरेशन का। तो ये 3 चीज ऑडियंस भी अपने मन में रख सकती है। आगे जब किसी से बात करनी हो, यहाँ पे जितने भी लोग मन में बैठे हैं वो रिसोर्स है आपके, ये आपके एक्सपर्ट्स हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं कौन सी चीज कहाँ पे महत्वपूर्ण हो सकती है। तो एनसीसीआई और सिल्स का भी वही माहौल है कि एक दूसरे से जुड़ जाओ, पूछ लो कि ये स्कीम कहाँ से मिल सकती है। और हमने मुकेश सभी को जोहार। मेन परंपरागत जो खेती थी हमारी, आज भी हमारे गांव में, हमारे घर में भी होता है, तो वहीं से ये सारी चीज़ें हमने शुरू किया। और मैं एक ग्राम सुधार श्रमिक संस्था करके सीधी में संस्था है, वहाँ पर मेरे पिताजी काम करते थे, तो उन्हीं को साथ में रह के और मैंने ये संस्थाओं में आकर के काम करना सीखा, उन्हीं के साथ में शिक्षा लिया। और इसके बाद मैं एक BIDF करके संस्था है, तो BIDF के संस्था के माध्यम से मैंने CPIL कोर्स किया। सभी सेंट्रल इंडिया में कई राज्यों में जा करके मैंने जैविक खेती के बारे में सीखा और मैं फिर वही अपने संस्था में ही, गांव में ही काम करने लगा। 3 साल तक लगातार मैंने जैविक खेती के ऊपर 42 पंचायत में काम किया। और इसके बाद फिर मैं ग्रीन हब करके एक ऑर्गेनाइजेशन जो अभी चालू हुई है भोपाल से, सेंट्रल इंडिया में पूरा काम कर रही है, तो ग्रीन हब का मैं फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था, फेलो था। और मैं उस फेलोशिप के दौरान अर्थ फोकस संस्था में इंटर्नशिप के लिए आया था और यही रह गया। तो ये मेरे लिए खासकर मैं अपने अर्थ फोकस संस्था के साथ जुड़ करके जो लोगों की परंपरागत खेती है, जो शून्य लागत से उनकी खेती शुरू होती है, तो उसके ऊपर मेरा मेन फोकस रहता है कि इन किसानों को जो उनकी परंपरागत खेती है, वह उस परंपरागत खेती में उनको कोई लागत नहीं लगती, खाद बीज वगैरह उनके पास स्वयं से रहता था, लेकिन वो धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। तो उसे हम कैसे पुनः वापस लाएं, क्योंकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो खेत भी नुकसान हो रहा है, फसल भी हमारे बहुत ज़्यादा पूंजी लगाने पर उत्पादन होता है। तो मैं शुरू से ही इस काम पे रहा और आज भी मैं रही है कि जो हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा लागत लगा करके और खेती कर रहे हैं और उनका पूरा फसल जमीन नुकसान होते चला जा रहा है, तो उसे हम पुनः वापस लाएं ताकि हमारे किसान का जो लागत है वो बिल्कुल कम हो जाए और उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाए। Thank you, or I'm sure everybody's loved the introduction at least. जी देखिए, रेस्टोरेशन शब्द
ये तो बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका अर्थ बहुत व्यापक है। को समझना होगा गांव किस प्रकार के होते हैं और गांव में लोगों का संबंध एक दूसरे के साथ कैसा होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम रेस्टोरेशन फॉरेस्ट की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी सेम गांव का कल्चर वहाँ पे भी क्रिएट होता है। अब यदि हम रेस्टोरेशन में देखते हैं कि मैक्सिमम जो है लोगों का सोच होता है कि हमें प्लांटेशन करना है या पौधे उगाना है। तो पौधे उगाने या लगाने से पहले हमें देखिए, पौधे उगाना और लगाना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। क्योंकि मैं प्रॉपर पौधा उगाने वाला हूँ, बीज जंगल से तोड़ के लाके और उसको उगाना। क्योंकि लगाने वाले बहुत मिल जाते हैं और लगाने वाले वो ही लगाते हैं जो उगाने वाला उगाता है। तो हमें लगाने से पहले इस बात पे विशेष रूप से ध्यान वहाँ पे भी क्रिएट होता है। अब यदि हम रेस्टोरेशन में देखते हैं कि मैक्सिमम जो है लोगों का सोच होता है कि हमें प्लांटेशन करना है या पौधे उगाना है। तो पौधे उगाने या लगाने से पहले हमें देखिए, पौधे उगाना और लगाना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। क्योंकि मैं प्रॉपर पौधा उगाने वाला हूँ, बीज जंगल से तोड़ के लाके और उसको उगाना। क्योंकि लगाने वाले बहुत मिल जाते हैं और लगाने वाले वो ही लगाते हैं जो उगाने वाला उगाता है। कुछ सब ट्री होते हैं, कुछ ट्री होते हैं, कुछ कैनोपी होती हैं, कुछ ग्रासेस होती हैं और कुछ हर्ब्स होते हैं। यदि हम इनमें से एक चीज को भी नजरअंदाज करेंगे तो ये मान के चलिए कि हमारा रेस्टोरेशन पूरी तरह से फेल हो जाएगा। और लग रहा है कुछ रिस्टोर करना चाहिए, कोई एक चीज। रेस्टोरेशन से जो मुझे लगता है कि जो डायरेक्टली फ़ायदा हो सकता है, आई थिंक फॉरेस्ट से यदि आप रेस्टोरेशन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, एक तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन ही मिल रहा है, आपको वाटर लेवल काफ़ी अच्छा हो रहा है, फर्टिलिटी आपकी ज़मीन की बढ़ रही है, तो डायरेक्टली उसका फ़ायदा ही है आपको। तो मेरे ख्याल से फॉरेस्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है रेस्टोरेशन करने का। तो उससे क्या आपका पहले जैसा माहौल जो पुराने जो हमारे जनरेशन रहते थे, जो आपके फ्रेश एयर लेते थे, तो उनकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होती थी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से फॉरेस्ट एक चीज़ हो सकती है रिस्टोर करने में, जिसका डायरेक्टली फ़ायदा आपको कुछ सालों में दिख जाएगा, दिखता है। तो कई सारी चीज़ें हैं रेस्टोरेशन में। इनफैक्ट कल भी हम लोग बात कर रहे थे, आई एम नॉट क्लोजिंग, बट मैं खाली इतना ऐड करना चाहूँगी कि जैसे दो लोगों ने बताया कि रेस्टोरेशन हर इंसान के लिए शायद एक अलग मीनिंग लेता है और रेस्टोरेशन कई अलग चीज़ों में हो सकती है। इट कुड बी in my mind when I was talking to Amrita, and we realized that restoration doesn't necessarily mean a landscape restoration. It could be a culture, it could be skill, it could be knowledge, it could be a lot of things. So there were a lot of topics that have earlier come up while we were talking with them as well yesterday. We're not getting into the details of all of them, but I'm just keeping it open for people to decide what they feel can come as restoration. हम जब रेस्टोरेशन की बात करते हैं तो केवल यही सोचते हैं लोग कि हमारे ज़मीन पे लोग पेड़ पौधा लगा देंगे या फिर नदी नाला को थोड़ा ठीक कर देंगे। कुछ चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है जब हम गांव में जाते हैं, तो हमें उनके कल्चर को भी रिस्टोर करने की ज़रूरत है। हम केवल पेड़ पौधों की तरफ या जंगल की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो केवल जंगल ही एक पार्ट नहीं है, अपितु बल्कि वहाँ रहने वाला वो समुदाय जो उसका एक महत्वपूर्ण भाग है जंगल का। क्योंकि जंगल तभी बचेगा जब वहाँ के समुदाय खुशहाल होंगे, जब वहाँ लोग खुश होंगे। थोड़ा सा कई बार बातचीत करने से ये समझ में आया कि हम उनके कल्चर की तरफ जब जाते हैं तो जैसे साजा का पेड़ हो गया, साजा का पेड़ का पूजा करते हैं लोग बाग, ज्यादातर साल में एक बार जब वो भोग लगाते हैं अपने इष्ट देवी देवताओं को। जीव जंतु हैं, बहुत सारे लोग तो जो टाइगर है उसको अपना देवता मानते हैं, उसको पूजते हैं लोग। तो कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है जिससे कभी ऐसे कोई किल हो गया टाइगर का या कुछ और हो गया, तो लोगों को ऐसे लगता है कि एक तबका जो है, एक समुदाय जो है इसके पीछे पड़ा हुआ है कि हम इसकी हत्या कर दें, इससे हमको फायदा होगा इसके नाखून बेचने से। लेकिन एक बड़ा समूह वो भी है जो इस चीज को सुरक्षित रखना चाहता है। मैं भी गांव में ही रहा हूँ। हमारे यहाँ पे साजा के पेड़ की पूजा की जाती है और आज से लगभग 8-10 साल पहले साजा मिलता था जंगल पे। आज हर साल मैं साल में एक बार अपना गांव जाता हूँ और उसी जंगल पे जाता हूँ
और उस जंगल पे अब वो पेड़ खोजना पड़ता है हमको, विलुप्त हो गया है वो पेड़। तो परंपराओं को हमें फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, उनके कल्चर को रिवाइज करने की जरूरत है। जो वीडियो पे भी आया था कि हम पत्थर की दीवार बनानी पड़ती है, नहीं तो गाय आ जाती है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जिन्होंने देखा है, जिनके खुद के गार्डन में हुआ है, आप सबके यहाँ तो हुआ ही है। तो ये चीज कई लोग ट्राई कर रहे हैं, स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें कि ग्रेजिंग का समस्या कैसे कंट्रोल किया जाए। देखो ग्रेजिंग अगर फॉरेस्ट में ले जाए समस्या है ही नहीं, मगर अभी आजकल वो सोल्यूशन नहीं है, तो वो एक मुद्दा शायद सब बैठ के बात कर सकते हैं। दूसरा आप बात कर रहे थे कि जैसे आप बता रहे थे बेटी कि सॉइल हेल्थ होती है एक चीज कि उसको बनाए रखना। अब वो दोनों चीज के लिए, फॉरेस्ट के लिए भी है, फार्मर के लिए भी है, तो वो भी एक चीज है जो यहाँ पे कई लोग दिलचस्पी लेके बात कर रहे हैं। और जैसे आप लोगों ने सब थोड़ा थोड़ा बोला, मगर फिर से पूरा खुल के नहीं बोला इस बारे में कि आय का साधन, अगर आय का साधन, और जैसे आप बोल रहे थे अगर उतने पैसों का फिर करना क्या है, वो अगर किसी को समझा पाए, सॉफ्ट स्किलिंग बोलते हैं हम लोग अपने में, जब हम अपने में बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि भाई बैंकिंग का काम कैसे करते हैं, एफडी कैसे बनानी है, सिर्फ चीज होती क्या है, ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीज समझ में आ जाए तो फिर उन पैसों का, चाहे वो रेस्टोरेशन से आए, चाहे वो रिसेटलमेंट से आए, चाहे कहीं से भी आए, अपना तो राय आगे कर सकते हो। और जैसे आप सबने थोड़ा थोड़ा बोला, अगर वो बैठ जाएगा तो फिर रेस्टोरेशन की बात हो सकती है, सीधा जंगल बचाने नहीं जा सकते। सही बोल रहे हो ना? हाँ ठीक है। एनी लास्ट पॉइंट? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है लेना, सिर्फ लेना, देना नहीं है। और गाय की प्रवृत्ति है देना। गाय अगर जंगल जाती है, वहां से घास खाती है, पत्ती खाती है, तो वहां पे वो खाद दे करके आती है। उस खाद से बहुत से छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो अपना पेट भरेंगे, और जब वो खाद बनती है तो उस खाद को फिर से वही पौधे एब्जॉर्ब करके और अपना विकास करते हैं। पहले लोगों की जो वेल्थ वैल्यू है, वो मानते थे कि आपके पास गाय कितनी है। तो किसी के पास 100 गाय हैं तो बोलते थे ये थोड़ा छोटा आदमी है, किसी के पास 200 गाय हैं तो ये थोड़ा मीडियम है, किसी के पास 500 गाय हैं। वो लोग इतनी गायों को मेंटेनेंस करके रखते थे। अब चूंकि वो स्टॉक बिल्डिंग तो करा नहीं सकते थे, तो सारी गायें जंगल पे डिपेंड करती थी, और जब किसी प्रॉफिट के अपने खर्चे पे वो उनके लिए व्यवस्था बना के रखा हुआ हूँ। अब गाय जब उनका टाइम आता है, बच्चे देती हैं, वो दूध भी देती हैं, पर यदि मेरे को दूध की जरूरत होती है तो मैं सिर्फ उतना दूध ही लेता हूँ जितने की मेरे को जरूरत है। रात के समय पे गाय गौमूत्र और जो गोबर देती है उसका उपयोग मैं करता हूँ। अब हमारे अभी गाँव पे गौमूत्र का इतना व्यापक उपयोग है नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मेरे जैसे छोटा आदमी चाहे तो गाय के गौमूत्र से अपने साल भर का पूरा खर्च मेंटेनेंस कर सकता है। मैं करीब 4 से 5 लाख रुपए गौमूत्र से प्रतिवर्ष अर्निंग करता हूँ, और जो गोबर है वो गोबर मेरे खेत पे यूज कर रहा हूँ, जिससे मेरी हेल्थ, सॉइल हेल्थ भी डेवलप हो रही है, और मेरे को उत्पादन जो है, देसी कल्चर पे काम करता हूँ। तो देसी खेती की तरफ भी मैं मुड़ने लगा हूँ। तो देसी बीज की मैं खेती करता हूँ, और जो हाइब्रिड बीज है वो मैं अवॉइड कर दिया हूँ। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स ये सब अवॉइड कर दिया हूँ। तो मेरी जो सॉइल हेल्थ है वो स्ट्रेंथ होती जा रही है, और जो मेरे को उत्पादन का जो अंतर था वो जब मैं हाइब्रिड किया करता था, लगभग वजन या क्वांटिटी में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसकी वैल्यू के हिसाब से कहूँगा कि मैं हाइब्रिड से बहुत आगे निकल चुका हूँ। इसमें मैं एक छोटा सा प्रयोग भी किया हूँ। ये गोबर खाद और गौमूत्र को लेकर के जैविक खाद में मेरी जमीन 30 डिसमिल की मेरी एक छोटी सी जमीन है नर्सरी पे। उसमें जब मैं हाइब्रिड धान लगा के और पैदावार करता था, जिसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड भी यूज करता था, तो सारे खर्च निकालने के बाद मेरे को उससे लगभग 6000 रुपए की आमदनी होती। उसी जमीन पे मैं देसी बीज जो हमारे पहले धान के बीज हुआ करते, क्योंकि मेरी धान वाली जमीन है तो मैं धान पे अभी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक तरीके से जब करने के बाद में उसमें अपने जो मूलभूत खर्चे हैं वो काटने के बाद उसका
उसकी वैल्यू निकाला तो मेरे को 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मतलब हाइब्रिड लगा के हम अपनी जमीन खराब कर रहे हैं और कम मुनाफा कम प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर हम उसी को जैविक तरीके से करना चाहें, जैविक तरीके से करें, तो मैं यकीनन कहता हूँ हाइब्रिड लगा के जो हमें फायदा होगा उससे 1.5 गुना फायदा होगा और हमारा सॉइल हेल्थ भी बहुत मजबूत होगा। देना चाहूंगा क्योंकि कल शायद आप लोग थे नहीं प्रोग्राम में। यहाँ पे एक महानुभाव थे जो आज से 50 साल पहले मंडला जिले के कलेक्टर रह चुके थे, तो उन्होंने अपने कुछ अनुभव शेयर किए हम लोगों के साथ में। उन्होंने एक जो चीज कही हम लोगों को, उसमें होता है, आप लोग जानते होंगे कहावत कि हाथी के दांत खाने की ओर होते हैं, दिखाने की ओर होते हैं। तो खाने वाले दांत आज पहली बार हम 4 दांत यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अनुभव दिखाने वाले दांत तो कई जगह देखे जा सकते हैं। तो ये तो रही टिप्पणी, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का आपने जब बताया, तो जो जैविक खेती होती है उसमें आमतौर पर ये माना जाता है कि उसका जो उत्पाद होता है वो कम हो जाता है परंपरागत खेती के कंपैरिजन में, उससे आप जब तुलना करेंगे। और ये भी है कि आपकी जैविक खेती का जो मार्केट है वो कहाँ पे है, मतलब आप उसको कैसे, उस उत्पाद को बाहर कैसे बेचते हैं और उससे आपको उतना प्रॉफिट मिल पाता है नहीं मिल पाता। अगर नहीं मिलता है तो फिर लोग कंपैरिजन में ये बोलेंगे कि मैं अपनी परंपरागत खेती क्यों छोड़ूं। अभी आप बैहर लोकल मार्केट यहाँ का बैहर है, यहाँ पे आप 1000 टन जगनी दे दीजिए, जगनी वो ले लेंगे, लेकिन होता नहीं है यहाँ पे 1000 टन जगनी। जगह है यहाँ पर 1000 टन करने के लिए, लेकिन उतना उत्पाद नहीं है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन फोकस फाउंडेशन क्या कर रही है, लोगों को प्रेरित कर रही है कि आप लोग खेती करिए, इस चीज की खेती करिए। उनकी जो जमीनें खाली पड़ी हुई है उन जमीन को कैसे हम प्रोडक्टिविटी उसका कैसे बढ़ाएं, हम उस पर हम फोकस कर रहे हैं। मार्केट की बात अगर आती है हमको कि कौन खाएगा कितना खाएगा, तो उस पर हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे बातचीत कर रहे हैं। कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के साथ हम हमारी कोशिश अभी हमने, जैसे मैंने बताया सर, अभी हम 2 साल से ही अभी काम शुरू किए, तो हमारा कोशिश ये है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं और वहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल आंगनबाड़ी है, जैसे डिंडोरी पे एक मॉडल है महेंद्रवाली में उन्होंने किया हुआ है, वहाँ पे वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि आसपास के आंगनबाड़ियों पे ही कुछ नमकीन बिस्किट और बाकी चीज़ें बना के वो सप्लाई कर देते हैं और जितना वहाँ पे उनका उत्पाद होता है वो वहीं पे लोकल स्तर पर ही वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आसपास गवर्नमेंट को भी हम इसके लिए सपोर्ट में ले सकते हैं कि हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जैविक खेती को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, साथ ही साथ गवर्नमेंट जो बाकी चीज़ें खिलाती है उनको बाहर से ला के, गेहूँ ला के, दलिया बना के या फिर रेडी टू ईट फूड बना के, बहुत उस पर कई बार समाचारों में यह देखने को मिलता है कि रेडी टू ईट फूड में तो केवल दलिया, मतलब दलिया के नाम पे, उसके नाम पे केवल उस पर आटा ही है, बाकी चीज़ें कई बार जांच में ऐसे पाया जाता है कि केवल आटा ही है, उसमें चना नहीं है, उसमें जो पल्ली है वो ही गायब है उसमें। तो हमारा ज़्यादातर कोशिश यही है कि हम लोकल जो आंगनबाड़ी हैं, स्कूल हैं, उस पर इस चीज़ों को कैसे बढ़ावा दें। तो थोड़ा सा मैम से भी जब बात कर रहे थे कल हम कि कैसे से बातचीत करेंगे, क्या करेंगे, तो ये जो कार्यक्रम था तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो प्रश्न है सर, उसका हल भी इन्हीं बीचों से, इन्हीं सज्जनों से हमको मिलेगा और हम भी अभी सीख रहे हैं, कर करके सीख रहे हैं बहुत आगे। बहुत ऐसा कोई अभी चीज़ ऐसा हुआ नहीं है कि हम बड़ा चीज़ उत्पादन करने लगे हैं। कान्हा लैंडस्केप की बात करूं तो ज़्यादातर चीज़ें विलुप्त होने के कगार पे हैं, मतलब नीचे जा रही हैं, खत्म होने वाली। हम इसको स्टोर अभी डिमांड और सप्लाई साइड को हम अगर समझे तो यहाँ पे जो सप्लाई साइड है, डिमांड साइड है, वो तो है बराबर कि हमको माल चाहिए, हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि केवल अभी उसको खरीदने में और बेचने में ही लगे हुए हैं, लेकिन जो किसान है, किसान की ओर लोगों का रुझान कम है और हम किसान को वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आपकी जो बर्री जमीन है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो जानवरों से जो लोग परेशान हैं, कि हम वहाँ पे अभी एक गांव में 50 किसान हैं, उस 50 किसान में अगर 3 किसान फसल लगाता है तो 3 किसान के फसल को जंगली जानवर आकर चढ़ जाता है और 47 किसान बेचारे देखते रह जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हम अच्छा किए नहीं लगाए, हम अच्छा किए नहीं लगाए। और
कम से कम नुकसान होने से तो बच गया। तो 47 किसान का आप ये समझिए कि हर किसान को यहाँ पे 2.5 हेक्टेयर लैंड मिला हुआ है। 2.5 हेक्टेयर लैंड में 47 दूनी मतलब लगभग 90 हेक्टेयर जमीन जो है खाली खाली पड़ी रह जाती है, केवल इसी सोच से कि हम लोग अगर लगाते तो ये जंगली जानवर नष्ट हो जाता है। हमने सर मैं ज़्यादा इसलिए इन चीज़ों को बता रहा हूँ क्योंकि हमने प्रैक्टिकली 1-2 साल ये चीज़ों को करके देख लिया है। बिरसा मुंडा जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की वैरायटी थी 110 दिन की वैरायटी, और बहुत छायादार जगह, कम फर्टिलिटी ज़मीन, कम पानी, कम उपजाऊ वाली ज़मीन पे हमने लगाया। किसान एग्री हुआ और कल जो आप जगनी देखे वो उसी छांवदार उसी पेड़ के नीचे का फसल था, और हम थोड़ा प्रैक्टिकली उसको करके देख पाए कि अगर ऐसी एक्टिविटी हम किसानों के साथ में करें तो शायद किसान वो पेड़ पौधों को भी बचा पाएँ और पेड़ पौधों के नीचे जो IFR लैंड है उसका भी सदुपयोग वो कर पाए।